सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2 बीएससी का, जिसमें हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी कण की स्थिति के बारे में। मैंने थोड़ा पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था, इंट्रो दिया था कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। एक तो भाई पोजीशन वेक्टर, एक है भाई कोऑर्डिनेट्स निर्देशांकों द्वारा, एक है स्थिति स्पेस द्वारा। तो पहले देख लो भाई पोजीशन वेक्टर, पहले इसकी परिभाषा देख लो, इंग्लिश वाले देख लो पहले। if the position p of a particle or point is represented by a vector or p vector formed by the line joining the origin of the coordinate system any frame of reference, then this vector is called position vector. It is mostly represented by r vector. हिंदी वाले, यदि किसी कण या बिंदु की स्थिति P को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से मिलने वाली रेखा से बनने वाले सदिश OP वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इस सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। इसे अधिकांशतः R वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। ये अक्ष, ये Y, ये Z, सॉरी ये Z, ठीक है। अक्ष Y Z, ठीक है। ये बिंदु P मैंने हवा में रख दिया कहीं जैसे, तो ये अक्ष एक्सिस में भी कुछ इसका देखो, यहाँ से O से देखो ये थोड़ा अक्ष में भी है, ठीक है। और यहाँ से देखोगे ये थोड़ा Y में भी ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर भी है। और यहाँ हम थोड़ा देख नहीं सकते बिकॉज बोर्ड इज 2 डायमेंशनल और हम रहते हैं 3 डायमेंशनल दुनिया में। तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। तो थोड़ा इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ मान लो O है, चलो मान लो यहाँ पे O है, ये थोड़ा मुझसे ये मार्कर है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझसे थोड़ा हो गया दूर, ऐसे इस टाइप से। मैं मान लो मूल बिंदु हूँ, ओरिजिन हूँ, ये x, ये मुझसे ये y और ये z। ओके, डन डना डन डन। तो ये p जो है यहाँ पे ये बता रहा है स्थिति को, कण की, पार्टिकल की या पॉइंट की या बिंदु की स्थिति को, पोजीशन को बता रहा है। इसके एक्स वाई जेड क्या है पहले तो ये बताओ, पता है क्या? इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा क्या पूरा ही रख लेना, काम ये चीजें आनी चाहिए। निर्देशांक, तो ये जो ओपी वेक्टर है, ये ओ, ये पी, ये ओपी वेक्टर को आर वेक्टर से अधिकांशतः मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ओपी वेक्टर या आर वेक्टर एक ही बात है, इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। सदिश का मतलब पता है क्या होता है? सदिश, दिश यानी दिशा, चलो दिशा मतलब डायरेक्शन, कि भाई दिशा मतलब साथ, दिशा के साथ, दिशा के साथ यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम दिशा के साथ भी बताना पड़ता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, दूरी है, दूरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया इस तरफ चलो इस तरफ, बट विस्थापन में बताने की जरूरत है। थोड़ा चलो मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा है ना, काम आएगा, आनी चाहिए इतना। जैसे यहाँ से मैं चला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लो मैंने 4 मीटर चला, 3 मीटर चला, ठीक है। डिस्टेंस मैंने तय की 7 मीटर की, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट को क्या बोलते हैं? स्मॉल, छोटा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करना, शॉर्टेस्ट दूरी तय करना। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली। ये क्या होता है? ये तो होता है लंब आधार, ये होता है कर्ण। इसको निकालना भी होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये रूट लग जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 4 चौक 16 प्लस 9 25, 25 का रूट आ गया 5, तो ये होगा 5, ठीक है। चलो इसको बताओ, ठीक है, ये होगा 5। यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना आया? 5 आया, 5, ठीक है। और दूरी कितनी थी? डिस्टेंस कितनी थी? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 मीटर, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि भैया इस तरफ चलो, इस तरफ चलोगे ना, तब क्या आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। इस तरफ चलो, बताना पड़ रहा है ना, किस तरफ चलो? इस तरफ।
इस तरफ चलो, मुझे क्या बताना पड़ रहा है, दिशा बतानी पड़ रही है, दिशा बतानी पड़ रही है, यानी डायरेक्शन बतानी पड़ी है कि भैया इस तरफ चलो, इस तरफ, दूरी में नहीं बतानी पड़ रही। जहां भी चलोगे चल लोगे, चलो ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, कितना भी चल लो, ऐसे 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 चल लो, जितना चलो उतनी दूरी तय होनी है। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें दिशा बतानी पड़ेगी कि भैया इस तरफ चलो, यानी दिशा बतानी पड़ी, इसलिए इसको सदिश बोलते हैं। दिशा के साथ मैग्नी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, नहीं तो वो पूरा नहीं माना जाता, फिजिकल क्वांटिटी उसको पूरा नहीं माना जाता। इसलिए वेक्टर जिस जिस भी क्वांटिटी के ऊपर जैसे ये एरो का चिन्ह लगता है ना, एरो का चिन्ह, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रो थोड़ा बहुत बताया है, वैसे 11th-12th की चीजें हैं, आनी चाहिए आपको, नहीं आती तो कोई नहीं, सीख जाओगे। बहुत सारी चीजें बीएससी में भी सीखते हैं, 11th-12th की भी, ठीक है। तो ये होता है ओपी वेक्टर, आर वेक्टर, ये होता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ये समझ में आ गया, सब कुछ नोट कर लो। अगले वाले में बात करते हैं बाई कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांकों द्वारा। निर्देशांकों द्वारा किस तरह पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति को बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है। चलो तो चलो दूसरा वाला भी देख लेते हैं, बाई कोऑर्डिनेट, निर्देशांकों द्वारा। तो निर्देशांकों वाला देखो, पहले ये आपको एक क्यूब बनाना है, क्यूब यानी घन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये मूल बिंदु है ओ, और ये है कण की स्थिति पी। यहाँ पे ये कण है, पार्टिकल है, बिंदु है, पॉइंट है, जिसको हमने पी नाम दिया है। और ये ओपी वेक्टर है, आर वेक्टर है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने पहले पढ़ा था। और ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट। इसका इंट्रो मैंने पहले आपको दिया था अभी वहां पे। अभी इसको पूरे समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो चलो ये देखो, ये लिख रखा है, किसी पार्टिकल पी की पोजीशन स्थिति, पोजीशन या स्थिति को एक्स वाई व जेड अक्षों से बने प्लेन्स पर डाले गए लंबों की लंबाइयों द्वारा भी व्यक्त करते हैं। मतलब पार्टिकल पी की पोजीशन को एक्स वाई व जेड अक्षों, एक्स वाई व जेड अक्ष, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो से बने प्लेन, प्लेन यानी 2 डायमेंशनल होते हैं प्लेन, प्लेन एक होता है 1 डायमेंशनल, ठीक है। तो 1 डायमेंशन क्या हो गया, ये 1 डायमेंशनल है, एक सीधी लाइन, सीधी लाइन, ये 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिल गई, मान लो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिल गई, और ये दोनों जो एरिया कवर कर रही है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा इनका ये प्लेन है। ये बोर्ड जो ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन होता है 2 डायमेंशन में, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, ठीक है। तो इसी तरह एक्स और वाई जेड, एक्स वाई व जेड अक्षों से बने प्लेन, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स वाई का प्लेन है, ये पूरा ये एक्स वाई का प्लेन है। वाई और जेड का प्लेन, ये वाई है, ये जेड है, इस तरफ ये जेड है, ठीक है, इस तरफ जेड है। तो ये जो प्लेन होगा ये पूरा, इस तरफ देखो, मैं इस तरफ मान लो यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे मुझे ये प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन मतलब ये वाली दीवार, ये वाली दीवार वाई जेड प्लेन है, ठीक है। ये एक्स वाई, ये वाली दीवार में देख रहा हूँ, ये वाली दीवार जो है वो एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब क्या कौन सा बचा है, एक्स जेड, ये एक्स और ये जेड, ये एक्स ये जेड, ठीक है। एक्स जेड, ये वाली दीवार यानी फर्श, अपने फर्श को देख लो, ये क्या है, ये कौन सा तल है, एक्स जेड तल, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन्स पर डाले गए लंबों, लंब डाला है मतलब लंब मतलब सीधा एकदम ऐसे लंब 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पी से वाई जेड पर लंब डाला है, पी, ये देखो ये पी है, ये बिंदु पी है, पी से वाई जेड पर लंब डाला है, ये वाई जेड की दीवार है ना, वाई जेड की दीवार कौन सी, ये वाली, ऐसे ये लंब डाला। पी से एक्स जेड पर लंब डाला, पी ई, और पी से एक्स वाई पर लंब डाला, पी ए, इस तरफ। वैसे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाया गया है, आपको समझ में आ जाए, इसीलिए क्या करें, दिखा नहीं सकते ऐसे, क्योंकि ये हमारा बोर्ड क्या प्लेन है, 2 डायमेंशनल है। और ये जो क्यूब बनाया है हमने, ये कौन सा है, 3 डायमेंशनल है। तो हम पी ए को इस तरह से दिखा रहे हैं, ऐसे आपको समझ में आए। बाकी ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, पी ए इस तरफ है, ठीक है। तो डाले गए लंब यानी ये पी सी, पी ए और कौन सा रहेगा, पी ई, ये लंबाइयां द्वारा भी
व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये लंबाइयां ही बिंदु P के निर्देशांक कहलाते हैं। देखो P से E की तरफ डाला ये y हो गया, P से C की ये डाला ये x हो गया, P से ये A ये हो गया z। तो ये हो गया ना, ये अक्ष, ये y और ये z, तो अक्ष y z, ठीक है। तो ये देखो P से YZ प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई PC, YZ प्लेन पर डाले गए ये YZ है, तो PC और OF, यानी ये जो लाइन आप समांतर देख रहे हो, समांतर यानी पैरेलल, समांतर जो भी कह लो, ठीक है। समांतर मतलब ये, ठीक है, ऐसे जो एक दूसरे को ना टकरे कहीं पे भी। तो जो लाइन आप समांतर देख रहे हो, जैसे ये PC और ये जो OF है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं यहाँ पे। वैसे कुछ जरूरी नहीं बराबर होती हैं, बट कह सकते हो बराबर भी कभी कभी हो सकती है, कभी कभी ना भी हो सकती है, डिपेंड करता है कभी वो कंडीशंस पे। तो ये PC और ये OF यहाँ पे भी बराबर है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ समान रखी गई है, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब की सारी जो साइड्स होती है वो सभी बराबर होती है, इक्वल होती है। साइड यानी भुजा, हिंदी वालों के लिए भुजा। तो ये OF, ये PC, OF बराबर है। और क्या क्या पैरेलल दिख रही है, PC किसके पैरेलल और दिख रही है, AB, तो ये AB भी इसके बराबर है। और किसके इक्वल दिख रही है, ये DE इसके भी। तो ये लिखी हुई है सारी PC, OF, ED, AB। ये PC और OF यानी ये सब है एक अक्ष कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये अक्ष एक्सिस में है ना। देखो ये OF, फिर ये PC, फिर ये AB, फिर ये DE, ये एक्स कोऑर्डिनेट में। इसी तरह ये OB, इस तरह ये PE, AF और ये CD, ये y कोऑर्डिनेट है। इस तरह ये OD, PA, BC और कौन से रह गई, ये EF, ये क्या है, z कोऑर्डिनेट है। ओके, लिख लो, फिर इनके आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो चलो अब इसको आगे देख लेते हैं। हमको निकालना है OP वेक्टर। OP वेक्टर हमको क्यों निकालना है, क्योंकि P क्या है, कण की स्थिति, O क्या है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, जहां से मैं किसी भी कण की स्थिति को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं O से बैठ के देख रहा हूँ P को, इसलिए हमको OP वेक्टर निकालना है। किसके रूप में, किसके टर्म्स में, अक्ष y और z के, क्योंकि हमें क्यों y कोऑर्डिनेट्स है ना, ये y कोऑर्डिनेट्स में थे, मैंने मिटा दिया हूँ y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स हमको किसको समझना है, कण की स्थिति को। कौन से हमको कण की स्थिति को कौन से मेथड से समझना है, बाई कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो कण की स्थिति को हमें कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखना है। तो ये रही कण की स्थिति, कहां से देख रहा हूँ, O से देख रहा हूँ। तो मुझे OP वेक्टर निकालना है किसके टर्म्स में, अक्ष y और z के टर्म। तो चलो देखते हैं OP वेक्टर, ठीक है। देखो OP वेक्टर, अब OP वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे ये तो मुझे पता है ये y है। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं ना, ये पहले भी मैंने ड्रॉ कर दिया था थोड़ा गलती से, चलो कोई नहीं, अभी इसको समझ लो। यहाँ पे मैं एक लाइन मैंने दिमाग लगाया और मैंने क्या करा, यहाँ से O से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दी, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको मान लो नाम दे दिया E, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये त्रिभुज बनाना था, ट्राइंगल बनाना था, ट्राइंगल त्रिभुज। त्रिभुज क्यों बनाना था, ये इसीलिए बनाना था क्योंकि ये एक नियम होता है सदिश का, वेक्टर में वेक्टर का नियम होता है, सदिश का नियम होता है कि त्रिभुज या ट्राइंगल, त्रिभुज का नियम, रूल ऑफ ट्राइंगल में, ये आपको पता होगा, 11th क्लास की चैप्टर है, 11th क्लास की चीज है। इसमें क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, ये A मान लो है, ये B है और ये C है। तो C जो होता है, C वेक्टर जो होता है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर होता है। ये A है, ये B है, इन दोनों की डायरेक्शन को देखना, एरो के चिन्ह को देखना, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इसके ऑपोजिट में है, ठीक है। ये तो इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ होना चाहिए था, फिर देखो ऐसे होना चाहिए, बट ये ऐसे, ठीक है। तो ये रूल होता है, इसको ध्यान में रखो। इसी रूल का हम यूज करेंगे, इसके लिए, इसका यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज का नियम, जिससे हमें OP वेक्टर मिलेगा। तो OP वेक्टर यहाँ पे देखो, ये OE वेक्टर
प्लस ये ईपी वेक्टर या पीई वेक्टर, कुछ भी लिख लो चलो। तो हमें ईपी वेक्टर तो पता है, ईपी वेक्टर तो वाई है, चलो ईपी वेक्टर तो वाई है, ठीक है। बट ओई वेक्टर हमें नहीं पता, तो पता करो ओई वेक्टर कैसे पता करेंगे। ओई वेक्टर पता करेंगे, देखो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ओ डी ई। तो लिखो पहले इसको भी लिख लो, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ट्राइंगल था ये, ओ पी ई, त्रिभुज ओ पी ई से, इंग्लिश वाले लिख लेना फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी ई, ठीक है। अब लिखो त्रिभुज, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, ऐसे है ना, बाद में लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिख लो। सिंस पीई वेक्टर या ईपी वेक्टर जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। वैसे इसको लिखना चाहिए ईपी वेक्टर, क्योंकि ये हम यहाँ से देख रहे हैं ना ईपी वेक्टर, तो ये ईपी वेक्टर ज्यादा सही है, ठीक है। तो ईपी वेक्टर लिख लो। ईपी वेक्टर किसके बराबर है, वाई वेक्टर। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आप पहले एक चीज समझो कि अक्स वाई जेड ये हो गए मैग्नीट्यूड, अक्स वाई जेड। अब ये अक्स किस तरफ है ये हमको बताना पड़ेगा, वाई किस तरफ है मतलब इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैंने कहा था ना ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी में इसको क्या बतानी पड़ती है, दिशा, डायरेक्शन बतानी पड़ती है, नहीं तो वो उसको पूरा नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यानी कि दिशा यानी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो ये किस डायरेक्शन, अक्स किस डायरेक्शन में, अक्स अक्स डायरेक्शन में है, अक्स कैप लिख लो। वाई किस डायरेक्शन है, वाई कैप, ये कैप अक्स के वाई कैप या ये जेड कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश पढ़े होंगे आपने, 11th में भी आते हैं ये, आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, तो ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना। तो ये अक्स कैप वाई कैप ये सही है, अक्स कैप वाई कैप जेड कैप, बट इनको कभी कभी ना आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। किनको, अक्स कैप को, वाई कैप को, जेड कैप को आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और ये अक्स वाई जेड क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ये वाले तो मैग्नीट्यूड है, ये वाले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी परिणाम, परिमाण, 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 मैग्नीट्यूड, ठीक है। अक्स के वाई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जो इसकी क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। अक्स वाई कैप, अक्स कैप वाई कैप जेड कैप, इनको आप आई कैप जे कैप के कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अक्स वाई जेड क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो मैंने 6 आई कैप लिखा, मैग्नीट्यूड कितना, 6। आई कैप आई कैप क्या बता रहा है कि अक्स डायरेक्शन में है, मैंने लिखा 7 के कैप, 7 क्या मैग्नीट्यूड, के कैप क्या बता रहा, ये जेड डायरेक्शन में है। ओके समझ गए, बस यही चीज बताना चाह रहा था। तो ये यहाँ पे ऐसे लिख लो, वाई वेक्टर लिख लिया, ठीक है, और ये लिख लो जे कैप, वाई जे कैप, ठीक है, वाई जे कैप। ये वेक्टर क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे जे कैप लग गया, जे कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए वाई जे कैप हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ओ ई डी से, त्रिभुज ओ ई डी से, त्रिभुज ओईडी में हमने क्या देखा, ओ डी प्लस डी ई इसके बराबर है। देखो ये ऐसे और ये इसके, इन दोनों के उल्टा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसलिए ओ ई वेक्टर बराबर है, किसके बराबर है, ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, डी ई वेक्टर। ओ ई वेक्टर पता नहीं है, लिख दिया। ओडी वेक्टर हमको पता है कितना है, ओडी वेक्टर जेड, जेड वेक्टर, ठीक है, जेड इसका एक, चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये अक्स वेक्टर जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा देख लो। अक्स, अक्स के अक्स मैग्नीट्यूड होता है और अक्स के यूनिट वेक्टर होता है। ये इसका आपने वेक्टर में पढ़े होंगे ये सारी चीजें। ये जो वेक्टर होता है ये अक्स मैग्नीट्यूड और इसकी यूनिट वेक्टर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये यूनिट वेक्टर को भी देखा होगा आपने, अक्स कैप जो होता है ये अक्स वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड यानी अक्स वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा सीधा अक्स लिख दिया, इन दोनों को
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स अक्स के पार। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती तो थोड़ा इनको देख लो, ये मैथ्स में लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लोगे तो जब भी वेक्टर का साइन हटाएंगे, देखो ये जेड वेक्टर किसके बराबर होगा, जेड जेड केप के। जेड केप को हम क्या लिखते हैं, आई केप भी लिखते हैं। तो आप जेड केप रहना चाहते हो तो कोई चलो जेड केप ही लिख दो, बट ज्यादातर बुक्स में या जो भी आप जहां भी पढ़ोगे ज्यादातर के केप लिखा होता है। जेड केप भी सही है, एकदम सही है, एकदम कोई गलत नहीं बता रहा, बट ज्यादातर बुक्स में देखोगे आप के केप लिखा होता है, के केप लिख लो। जेड केप भी एकदम सही है, के केप भी एकदम सही है, कोई दिक्कत, जेड वेक्टर को जेड केप लिख दो, जेड केप। डीई वेक्टर, जेड के हो गया डीई वेक्टर, डीई कितना है, डीई अक्स वेक्टर यानी अक्स आई के। समझ गए, हमें ओ ई तो निकालना था, ईपी तो हमें पता ही है, वाई जे के, हमें ओ ई निकालना था, मिल गए ओ ई। तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of OE vector in equation first, put the value of OE vector in equation first रख दो भाई, OP वेक्टर बराबर OE में, OE ये रहा जेड के, इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा इज्जत से लिखो, इज्जत से, पहले एक्स आता है, पहले एक्स को लिखो, एक्स आई के प्लस जेड के, वैसे भी लिखना ही पड़ेगा, और जेड बीच में आ गया। ईपी वेक्टर क्या है, वाई जे के, इसको थोड़ा और इज्जत से लिखते हैं, और इज्जत से, एक्स आई के फिर वाई जे के फिर जेड के, ये लिख दिया, ये आ गया भाई ओपी वेक्टर आपका। जहां जहां भी आप देखोगे ओपी वेक्टर को हमने क्या बताया था, इसको अधिकांश आर वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं, तो ओपी वेक्टर की जगह आप आर वेक्टर लिख सकते हो। चलो अब आप ज्यादातर इसी का यूज करोगे, ज्यादातर इक्वेशंस में, बहुत सारी डेरिवेशंस में यूज होता है, बहुत सारी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स में, तो यही है। अब है ना एक चीज देखो, ये जो एक्स वाई और जेड आ रहे हैं, ये आई केप जे केप जेड के सॉरी के केप के साथ में आ रहे हैं, हमें इसको सीधा स्केलर के रूप में लिखना है, स्केलर अदिश के रूप में लिखना है। हम चाहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर हटा दें, सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड लिखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, डायरेक्शन नहीं बताना चाहते, डायरेक्शन नहीं लिखना चाहते, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ही लिखना चाह रहे हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर होते हैं ना, दो वेक्टर के परिणामी को हम, परिणामी यानी रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ओके। तो अब इनके रिजल्टेंट परिणामी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है, ना याद है तो चलो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट मान लो आर वेक्टर है। अभी इसकी एक बार कहानी स्टॉप कर दो, अभी मैं कुछ वो बता रहा हूँ चीजें, फॉर्मूले वगैरह, फिर इसको इस पे अप्लाई करेंगे। तो आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है ये जो दो वेक्टर ना ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। किनके बीच का एंगल होता है, ये जो दो वेक्टर होते हैं जिनके बीच हम रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, जिनके बीच हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, उन दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ओके। चलो तो अब हमारी कहानी आती है निर्देशांकों पर। ये मैं पेन ले लेता हूँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारे ये जो कोऑर्डिनेट है, अब इस फॉर्मूले पे इस पे अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस किस तरह बने भाई, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये बन गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बन गया निर्देशांक तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार है भाई। चलो अब देखो, पहले हम निकालेंगे, पहले दो वेक्टर चाहिए, हटाओ यार इसको, बाद में देखेंगे। ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, इसका रिजल्टेंट इस तरह, ये इसका भी एक नियम होता है, इसका नियम होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, ये जो त्रिभुज होता है ना, ये वाला ऐसे, अरे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, ये जो चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम, मेरे हिसाब से पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज। तो ये वेक्टर में आपने जैसे ये वाला नियम पढ़ा है ना आपने ट्राइंगल का, इसी तरह इसका भी एक नियम है पैरेललोग्राम का। इसका नियम क्या कहता है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, जब इन दोनों का आप रिजल्टेंट देखोगे, इस तरफ मान लो ये इधर खींच रहा है, 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 तो जो पार्टिकल है वो इधर जाएगा, इस तरफ, ये इस तरफ जाएगा। ओके, समझ गए? तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, और इनका रिजल्टेंट ये। ओके, ये एक्स और वाई के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। कोस 90 कितना होता है, 0, याद रखना, ठीक है। कोस 90 कितना होगा, कोस 90 0 होता है, कोस 90 1 होता है, कोस 90 0 ही होता है भाई, कोस 90 0 होता है। तो कोस 90 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बता रहा हूँ, समझते चलना धीरे धीरे। तो पहले हमने एक्स और वाई के बीच में निकालना है, पहले हमने एक्स व वाई के बीच का रिजल्टेंट निकाला, कितना आया, पहले एक्स और वाई के बीच का निकाला, आर एक्स वाई कितना आया, रूट इसका तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मैंने बाई डिफॉल्ट लिया है, बाकी इसका तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इधर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और सिर्फ एक्स वाई का निकालना है। अब इसका रिजल्टेंट ये कौन सा, इसका रिजल्टेंट क्या आया, ये वाला आया, ये वाला। अब हमें जो एक्स वाई का रिजल्टेंट आया, ये आर एक्स वाई, इसका रिजल्टेंट ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हमारा हो गया जेड, ये इस तरफ है और ये ऐसे है, ठीक है, और ये जेड इस तरफ है और ये ऐसे नहीं है ना, ऐसे, ये ऐसे बीच में ऐसे, ठीक, क्योंकि ये क्या था, रिजल्टेंट था एक्स और वाई का, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, 0, एक होता है, 0 होता है, 0 ही होता है, ठीक है। इसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था पहले, बट अब तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता अब तो। बट क्या होगा, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो कोस 90 0 हो गया। चलो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें पहला वेक्टर क्या है हमारा, हमने किन किन के बीच निकाला, दो वेक्टर हमारे कौन से थे, एक तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये था, एक था जेड। तो अब इसको इस फॉर्मूले पर अप्लाई करो। हमारा ये जो ए है, यहाँ पे ये बन गया ए, ये पूरा ए बन गया। अभी इस फॉर्मूले के लिए, अभी सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए एक्स वाई और जेड के लिए हमारा जो ए है वो ये वाला बन गया। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में स्क्वायर प्लस बी क्या है, जेड। अब हम जेड का निकाल रहे हैं तो जेड, और टू ए कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी कितना है, जेड कोस 90 0 हो गया। अब इनका भी रूट, ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। पहले एक्स वाई का लिया, पहले ये एक्स ये वाई इनका लिया, फिर एक्स वाई का जो एक्स वाई का लिया, एक्स वाई का जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट का और जेड का लिया, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। खोल दो इनको, सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर लग गया तो ये रूट हट गया, प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। अंडरस्टैंड, समझ गए क्या? नहीं समझा तो थोड़ा एक बार और देख लो पीछे करके वीडियो को, समझ जाओगे। बाकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई, 11th लेवल की चीज बताई, 11th क्लास के स्टैंडर्ड की चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आनी चाहिए। तो अब इसको कैसे लिखोगे, आर वेक्टर ओपी लिख दो साथ साथ में, ओपी आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनका परिणाम हो गया सिर्फ, ठीक है, ये हटा दो, ये वेक्टर नहीं है। ओके, समझ गए, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।